नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 3 है मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसे जीएस का 110 क्वेश्चन, कितने इसमें 10 एमसीक्यू, 110 एमसीक्यू, ठीक है। बीपीएससी पीटी में टोटल क्वेश्चन होता है पीटी में कितने, तो वो होते हैं 150। इसमें से 30-35 करंट अफेयर्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में मैथ्स के होते हैं। तो जीएस का क्वेश्चन जो होता है 110-15 के बीच में ही होता है। तो 110 क्वेश्चन है जीएस का। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। हाँ, 40 सेट में 600 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स का, जिसका पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। अब आगे 1-2 दिनों में आपको 165 क्वेश्चन का बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार स्पेशल के जितने करंट अफेयर्स है, इसमें ऐप्स के बिहार सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्तियाँ, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको कल परसों उसको डाल दिया जाएगा, उसका वीडियो बनेगा, उसके बाद उसका पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रियदर्शी ISPC नाम से है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत क्या है, ध्यान देंगे अभिनव भारत। देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, से आप धैर्य से सुनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर के अलावा भी मैं बहुत बतलाता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, उससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको समय की कमी लग रही है, वीडियो का बड़ा हो जा रहा है, तो आप स्पीड बढ़ाकर इसको सुन लेंगे, लेकिन सुने सभी को धैर्य रख के सुने। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने किया? राइट आंसर होगा बी, वीर सावरकर ने किया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन में देता संगठन का नाम कि स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। इससे पहले एक संगठन का गठन किया गया था जिसका नाम था मित्र मेला। कौन सा? मित्र मेला, ठीक है। मित्र मेला ये किया गया था कब? 1899 में। 1899 में किया गया था मित्र मेला नामक संगठन का स्थापना। तो यही आगे जाकर के हो आता है अभिनव भारत हो आता है। फिर क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन में मिलान रहता है, किस तरह के संगठन थे, क्या उदारवादी थे या उग्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। तो क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला का गठन जो किया गया था मैजनी की तरुण इटली के तर्ज पर किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी, आपका बी, ठीक है। अब देख रहा है कि आपको लाला हरदयाल, तो इसने भी एक संगठन की स्थापना किया था, इसका नाम था गदर पार्टी 1913 में। गदर पार्टी 1913 में, गदर पार्टी 1913 में। गदर मूवी जो आई है, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है, इनका पार्टी का नाम था गदर पार्टी, गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी 1913 में किया गया था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था, हिंदुस्तान में नहीं। मतलब भारत के बाहर भी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था। क्रांतिकारी भारत को आज़ादी के लिए प्रयासरत थे, भारत के बाहर भी चल रहे थे आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किसने किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाए जाते हैं लेकर के कि इसका नारा के रूप में किसने प्रयोग किया, लेकिन नारा किसने लिखा, नारा किसका देन है, ठीक है। तो आज देखिए यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किया वो व्यक्ति तो कौन थे? वो महान पुरुष थे भगत सिंह। कौन? भगत सिंह, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह थे, ठीक है। लेकिन इसको लिखा किसने, ठीक है, इसको लिखा किसने, तो यहाँ इसको इस नारा को दिया किसने, नारा के रूप में पहली बार प्रयोग की नारा दिया किसने, तो एक शायर था जिसका नाम था शायर हसरत मोहानी। क्या नाम था? शायर हसरत मोहानी, शायर हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। ये उर्दू कवि थे, इन्होंने नारा लिखा था, लेकिन नारे को पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था। जिस तरह से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये लिखा किसने, उसको पहली बार प्रयोग किसने किया, कहाँ किया, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान देंगे। इस तरह के नारे के रूप में किसने किया और इसको लिखा किसने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ आपको जब सरफरोशी की तमन्ना बतलाया हूँ तो बता ही देता हूँ, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारे के रूप में प्रयोग किया था राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने, ठीक है। लेकिन इस नारा को दिया था किसने, तो इस नारा को दिया था बिस्मिल अजीमाबादी। किसने? बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ करके फंसा चुका है बहुत लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 1905 के समय वायसराय कौन थे?
ठीक है। वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन से संबंधित 3 फैक्ट जो पूछे जाते हैं उसमें आप लोग उलझते हैं, ध्यान देंगे। 19 जुलाई 19 किसी बुक में और दिया रहेगा 20 जुलाई, ठीक है। 19 जुलाई 20 जुलाई को क्या हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। विभाजन की घोषणा की गई थी, ध्यान देंगे, घोषणा की गई थी, ठीक है। और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 7 अगस्त 1905 को ही, ठीक है, 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अब किसकी घोषणा हुई? तो आंदोलन की घोषणा हुई 7 अगस्त को। कहाँ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। फिर आगे जा कर के जाते हैं 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को ही, ठीक है। तो इस दिन लागू हो जाता है, क्या होता है? बंगाल विभाजन लागू होता है। इसी दिन जो है लागू होने पर क्रांतिकारी द्वारा, भारतवासियों द्वारा शोक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स। बंगाल विभाजन फिर रद्द किया जाता है। कहाँ रद्द हुआ? दिल्ली दरबार में कौन कौन आया? तो चलिए आगे, इस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, इतना ही तक रखते हैं। ये 3 फैक्ट्स बंगाल विभाजन से पूछे जाते हैं, ये 3 फैक्ट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित की गई अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे? पिछली बार पूछा था कि अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, पूछा गया था। तो जगजीवन राम राइट आंसर होता है वहाँ, ठीक है। तो और रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर था आशफ अली। कौन से? आशफ अली, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे कृषि एवं खाद्य मंत्री, ठीक है, खाद्य मंत्री। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये थे कॉमनवेल्थ से संबंधित विदेश मामले और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? सबसे पहले कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था। 5 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। राइट आंसर देखेंगे तो होगा आपको लाहौर अधिवेशन। 5 का डी, लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, रावी के तट पर, ठीक है। और इसी अधिवेशन में घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और 31 दिसंबर 1929 को ही, ठीक है, क्या रावी के तट पर झंडा फहराया गया था। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जे.एल. नेहरू ने किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम दैनिक प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ की? वंदे मातरम बहुत चर्चा में है, ठीक है। कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का कहना है कि वंदे मातरम बोलना है, कुछ लोगों का कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा। इसको उससे करीब कई वर्षों से, आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही कई बार विवाद में आया, चर्चा का विषय बना हुआ, अभी और ज़्यादा बना हुआ, न्यूज़पेपर की सुर्खियों बना रहता है, ठीक है। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम दैनिक का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? यहाँ भाषा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग के एक नज़र में लगेगा कि संस्कृत, एक गलत होंगे, गलत मारेंगे। दूसरा लगेगा पंजाब, कि लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे। सैंडर्स हत्याकांड लाहौर में इन्हीं पर लाठीचार्ज में मारे गए थे। इसी के प्रतिक्रिया में सैंडर्स की हत्या किया गया था, ठीक है, भगत सिंह द्वारा। तो लगेगा कि आपको पंजाबी भाषा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, तीन बंगाली, ये बंगाली ऐसे लिखा है, इसको बंगाली करेंगे, बंगाली। राइट आंसर होगा आपको उर्दू भाषा। कौन सा? उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था वंदे मातरम। क्या था? दैनिक पत्रिका था, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता? अब इस पर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा कि वंदे मातरम किसने लिखा, बस इतना ही जाने अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर, निम्न में से कौन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपको एन.जी. रंगा। कौन सा? एन.जी. रंगा। ऐसे प्रथम किसान नेता थे प्रोफेसर, उनका पूरा नाम प्रोफेसर एन.जी. रंगा है, जिसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्या किया था? गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है, एन.जी. रंगा। जबकि गांधी के चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए, ये तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन बने? तो अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती, अध्यक्ष बने, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ,
1936 में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित होते हैं। कौन, ध्यान देंगे यहाँ, जवाहरलाल नेहरू उपस्थित होते हैं। इसमें किसान सभा और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन होता, समझौता होता है। ठीक है, क्या शाहजानंद के द्वारा कहा जाता है कि आप मुझे समर्थन करें, मेरी बातों को आप काउंसिल में रखें, मेरी बातों को काउंसिल में रखें। और नेहरू कहते हैं कि आप हमें चुनाव में सहायता करें। इसने आपने देखा है, आपने कई वर्षों से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भी देख रहे हैं कि संगठनों से, खासकर किसान संगठनों से और राजनीतिक दलों से कहीं न कहीं साँठ-गाँठ रहती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा लेने के लिए। उस तरह उस समय भी था। तो समझौता हुआ था कि आगामी 1937 में चुनाव होना होता है। 1937 में चुनाव, भारत में चुनाव। इसमें किसान संगठन सहायता भी करता है कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद इसकी मांगों को, ठीक है, उस प्रमुखता से नहीं रख पाता है काउंसिल में, जिसके बाद दोनों में फिर संबंध विच्छेद हुआ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में होता पर्चा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में राइट आंसर होगा आपको 1925 में किया गया था। किसने, कहाँ किया गया था? पुणे में किया, नागपुर में किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किया था? डॉक्टर केशव बलिराव हेडेगेपर ने किया था। उसके पहले सर संघ चालक थे, अभी वर्तमान में है मोहन भागवत, जो है डॉक्टर मोहन भागवत सर संघ चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, रैयत बाड़ी व्यवस्था। 3 किसान से संबंधित व्यवस्था है। ठीक है, एक रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त, जैसे जमींदारी प्रथा बोलते हैं। उससे तीनों में से एक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का, जब भी असत्य नहीं रहेगा तो अंडरलाइन करेंगे, का चयन करें, कि पहचान करें। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हेक्टर मुनरो ने इसे लागू किया था, ये नहीं होगा। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने लागू नहीं किया था। किसने लागू किया था? तो इसे किया था लागू एलिफिस्टन ने लागू किया था। किसने? एलिफिस्टन में। जो 4 ही ऑप्शन है और ई ऑप्शन नहीं है, तो लागू नहीं किया था। राइट आंसर होगा यही असत्य। कौन है? असत्य है ये। ठीक है, इस व्यवस्था में रैयतों के साथ बंदोबस्त कर भूमि का स्वामी बना दिया गया, सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में हेक्टर मुनरो लागू है। यहाँ देखिए, हेक्टर मुनरो जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था, और यहाँ लागू किया था बॉम्बे में एलिफिस्टन लागू किया था। भूमि विक्रय योग्य बना दिया गया, तो वो सही है। आगे बढ़ते हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे देश में ब्रिटिश भारत की भूमि पर कितने परसेंट पर था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पर था। कितने पर? 51% भूमि पर था। ठीक है, 51। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, देखिए मद्रास, दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, या दक्षिण भारत में मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 2 तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, उसका नाम था चिदम्बरम पिल्लई। कौन? चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी वहाँ आंसर होगा। अब आते हैं 11 नंबर पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसको ए डी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, 1878 में। ठीक है, इसको फिर आगे जाकर रद्द भी कर दिया जाता है। पहले ये जाने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया? तो इसका नाम था उस समय, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड लीटन। ठीक है, लीटन नाम था, इसने इसे लागू किया। ठीक है, इसमें क्या था कि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध दिया, नियंत्रित करना, नियंत्रण लगाना, सेंसरशिप लगाना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर नियंत्रण, सेंसरशिप नहीं था, सिर्फ भारतीय भाषा, मतलब कि नॉन अंग्रेजी पर था, नॉन इंग्लिश पर था। ठीक है, तो क्या किया, इससे जब पारित किया गया तो उसी रात में क्या किया, अगले दिन या उसी रात में एक पत्रिका होती, अमृत बाजार पत्रिका, नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ध्यान देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, और ज़्यादा समय लगेगा तो आप स्पीड बढ़ा के सुन लेंगे, लेकिन सुने, क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा, फंसेगा। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछने का नेचर बदल दिया है। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात क्या किया, अपनी भाषा को ही बदल दिया। बंगाली से आ गया इंग्लिश में। किसमें? बंगाली भाषा से आ गया इंग्लिश में। किस में आ गया? इंग्लिश में आ गया। ठीक, इंग्लिश में।
ठीक है। हाँ, तो अमृत बाजार पत्रिका, तो इसके संपादक कौन है? इसके संपादक शिशिर कुमार घोष है। कौन? शिशिर कुमार घोष। कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में, आईएएसपीडी में भी आपको 8 साल 10 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ बदला है चेंज, 2012-13 से क्वेश्चन बदला है, आईएएसपीडी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है। ठीक है, अब इसे ख़त्म भी किया गया कब? तो 1881 में इसे ख़त्म किया गया। 1881 में इसे ख़त्म किया। कौन? लॉर्ड रिपन आते हैं। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आते हैं, उसे ख़त्म करते हैं 1881 में। ठीक है, चलिए, जब लॉर्ड रिपन की बात हो रही है तो यहीं से पहली बार भारत में नियमित जनगणना होने लगी 1881 से। उससे पहली बार हुआ था 1871 में, लॉर्ड लिटन के समय ही जनगणना, पहली जनगणना। पूछा जाएगा पहली जनगणना भारत में कब हुआ? तो 1871 में लॉर्ड लिटन के समय। और पहली बार नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। इस पर संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऑप्शन में कहाँ है? राइट आंसर होगा ए, 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे इसमें? सदस्य का नाम पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया, वही पूछा जाता है। राइट आंसर लिख लें कि 24 मार्च को आया। कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है, कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। सदस्य का नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव था। AB एलेक्जेंडर। कौन? AB एलेक्जेंडर। देखिए, 3 सदस्य थे। पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत सचिव कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। AB एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो कभी स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। निम्न में से किसे फ़ख्र अफ़गान कहा गया है? राइट आंसर डी होगा अब्दुल गफ्फार खान। फ़ख्र अफ़गान। सीमांत गांधी भी कहा गया है। फ्रंटियर गांधी क्या कहा गया है? इनसे फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इसी ने कहा था भारत के विभाजन का मुख्य रूप से इन्होंने विरोध किया था, प्रमुखता से विरोध किया था। और बंटवारा जब विभाजन जब अस्वाभावी हुआ था, निश्चित हुआ था, तो इन्होंने नेहरू को कहा था कि आपने मुझे भेड़ियों के आगे फेंक दिया, आपने मुझे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी जो बलूचिस्तान है उसी एरिया में इनका निवास स्थान था, वहीं के हैं। अभी भी बलूचिस्तान की अलग मांग हो रही है पाकिस्तान से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र में आ ही गया क्वेश्चन, आपको पीछे मैंने बताया था कि तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिलनाडु सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोनों में आप लोग को आज कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु में किया था सी राजगोपालाचारी। देखिए, इस तरह से याद है। जीएस में अब जीएस को पूरा रट्टा नहीं मार सकते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते हैं। कुछ को आप कंसेप्ट को कुछ कहीं ना कहीं मिलाकर के आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ देखें, सविनय अवज्ञा तमिलनाडु के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? देखिए, आप अन्यथा नहीं लेंगे, इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। तो सविनय अवज्ञा ज़्यादा देखा जाता है कि अनुनय विनय कौन करता है? जो लाचार व्यक्ति रहते हैं, इनका नाम सद लाचारी है। देखिए, ऐसा मैंने आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया सी राजगोपालाचारी। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। जो कोई भी एक सेट हो जाए उसको सेट कर लेंगे तो दूसरा आपको स्वतः याद हो जाएगा, वहाँ आप टिक मार सकते हैं। 15 नंबर है, जलियांवाला हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की? आते हैं, देखते हैं। राइट आंसर होगा आपको बी, उधम सिंह ने किया। कब किया? तो 13 मार्च 1940 को। कभी कभी डेट भी पूछ देगा बीपीएससी। 13 मार्च 1940 को किया। कहाँ? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। ठीक है, लंदन में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 तारीख को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल था। जलियांवाला कांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, रोल्ट एक्ट के विरोध में वहाँ सभा हो रही थी। ठीक है, तो इसके जिम्मेदार को जनरल ओ डायर को इसने जनरल ओ डायर किसको? जनरल ओ डायर को। पिछला क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, जनरल डायर या जनरल ओ डायर? जनरल ओ डायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह वहाँ मेडिकल के स्टूडेंट थे, क्या था? MBBS के छात्र थे। और जब ये कांड जब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें बच्चा था, उन्होंने देखा था। वह है 16 नंबर, जननायक के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 17 नंबर, पटना के सदाकत आश्रम में से अखबार का प्रकाशन किसने किया? सदाकत आश्रम से अखबार का प्रकाशन किया, उनका नाम था
मजहुल हक साहब, मजहुल हक साहब, ठीक है, सदाकत आश्रम से। तो किस अखबार का? द मदरलैंड का, द मदरलैंड, मदरलैंड, ठीक, मदरलैंड है, ठीक है। अब आते हैं कि सदाकत आश्रम किसने बनाया था? तो मजहुल हक साहब ने बनाया था, ठीक है। लेकिन किसके ज़मीन पर? तो इनके एक मित्र थे, परम मित्र थे, उनका नाम था खैरू मियाँ। कौन सा? खैरू मियाँ। ध्यान देंगे, बीपीएससी स्पेशल में आपको पूछ सकता है सदाकत आश्रम जो बना है वो ज़मीन किसने दिया था बनाने के लिए? खैरू मियाँ। कौन थे? मजहुल हक साहब के मित्र थे। और इसी सदाकत आश्रम में क्वेश्चन आपसे बिहार स्पेशल पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अपना अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो इसी सदाकत आश्रम में किया था, और अंतिम सांस भी इन्होंने यहीं लिया था, मतलब यहीं इनका देहांत हुआ था, सदाकत आश्रम में, ठीक है। आगे जाकर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन जाता है। अब आते हैं 18 नंबर पर। ये क्वेश्चन के अलावा जो बोल रहा हूँ मैं वो सब आपके एग्जाम के लिए काम का है, इसलिए आपको समय लग रहा है कि वीडियो बड़ा है तो उसको स्पीड बढ़ा कर सुने, लेकिन ध्यान सुने, अंत तक बने रहें। किस तिथि को ब्रिटेन की युवराज का पटना आगमन हुआ? इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका 22 दिसंबर 1921 को। तो राजकुमार का नाम क्या था? राजकुमार का नाम था एडवर्ड जॉर्ज, सॉरी युवराज जो था, युवराज का नाम था एडवर्ड। क्या नाम था? एडवर्ड, एडवर्ड। आपको हो सकता है कि नाम भी पूछ दे तो एडवर्ड, अरे एडवर्ड मैंने लिख दिया, एडवर्ड, एडवर्ड नाम था, एडवर्ड, ठीक है। ये कौन था? तो उस समय जो महाराजा था जॉर्ज पंचम का पुत्र था, जॉर्ज पंचम का पुत्र था, पंचम जो 1911 में दिल्ली दरबार जो होता है, ठीक है, उसमें आता है जॉर्ज पंचम, उसका पुत्र था। अब आ जाते हैं 19 नंबर, देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर होगा आपको 1934 में, ये ऑप्शन होगा। सिर्फ औपचारिक ना रह करके सिर्फ स्थापना रहेगा तो हो जाएगा 1931 में, लेकिन जब औपचारिक जोड़ दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, जब औपचारिक जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 1934। इसी में आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बनते हैं और जयप्रकाश नारायण सचिव बनते हैं। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में है, पटना यूनिवर्सिटी के पास है। 20 नंबर है बिहार के बरहिया टाल क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा आपका कार्यानंद शर्मा। कहाँ? ए ऑप्शन है, नाम है कार्यानंद शर्मा ने। देखिए बरहिया टाल, ठीक है। अब कहा जाएगा बरहिया टाल में जो आंदोलन हुआ, ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन मत देखिए, इसके साथ कारण भी आप ढूंढे कि किस बरहिया टाल में आंदोलन क्यों हुआ। तो बकास्त भूमि के लिए हुआ। किस भूमि के लिए? बकास्त भूमि। बहुत लोग ये नहीं जानते कि बकास्त भूमि क्या होती है, तो आज जान ले आप लोग बकास्त भूमि क्या होती है। देखिए, जो अस्थाई बंदोबस्त भारत में लगाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल उड़ीसा, बिहार बंगाल उड़ीसा और पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र, उसमें सूर्यास्त का एक नाम था। क्या नाम था? सूर्यास्त का एक नियम था, सूर्यास्त, ठीक है। क्या था कि सूर्यास्त होने तक अगर लगान नहीं देता है किसान, ठीक है, तो उसकी ज़मीन नीलाम हो जाती थी, उसी को तो नीलाम हो आती थी, उसी भूमि को ये बकास्त भूमि कहा जाता था। उसी वापस लेने के लिए इन्होंने इसका आंदोलन चलाया, बकास्त भूमि आंदोलन चलाया बरहिया टाल में। चलिए ज्योग्राफी से भी आपको यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि बरहिया टाल, देखिए सब आपको काम का है, ठीक है। बरहिया टाल में किस फसल का उत्पादन होता है? तो दलहन का। कौन सा? दलहन का उत्पादन होता है बरहिया टाल में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि गंगा बाढ़ आती है तो गंगा का पानी क्षेत्र में जमा हुआ था, साल के 6 महीने तक इस पानी आता है, जब पानी सूखता है तो इसमें दलहन का फसल बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं 21 नंबर पर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। कब? 1906 में। किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। आगे 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 1906 में 6 छात्र, इस तरह से याद रखें, 6 छात्र, कुछ लग रहा है ना ध्वनि से, ठीक है, ध्वनि साउंड से कुछ लग रहा है। 1906 में छात्र सम्मेलन, बिहारी छात्र सम्मेलन। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक, कोई भी एक को सेट कर लेंगे तो दूसरा आपको याद रहेगा। 22 नंबर है कनाट वंश की राजधानी कहाँ थी? कनाट वंश की राजधानी थी आपको सिमरावगढ़। कहाँ? सिमरावगढ़, ठीक है। आपको दो मॉडल सेट मैं करवा चुका हूँ डिस्कशन। अगर आप ध्यान से सुने होंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको अगर 2 ही मिनट सुनने होंगे तो इसमें
टेस्ट नंबर 3 में, मॉडल नंबर 3 में कई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कल मैंने इस पर बताया, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे जो आंसर के अलावा मैं बहुत कुछ बतला देता हूँ, उससे आपको आगे का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिथिला के कनाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमनावगढ़, ठीक है, तराई क्षेत्र में था, ठीक है। मिथिला के कनाट वंश की राजधानी सिमनावगढ़ में थी। इसकी स्थापना किसने किया था? कनाट वंश के, तो नैन देव ने किया था। इसका अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे, ठीक है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो नरसिंह देव के समय हुआ था। चलिए, कई तरह क्वेश्चन। हरि सिंह देव ने ही शुरुआत किया था पंजी प्रथा। आप पूछा जाता है पंजी प्रथा शुरुआत किसने की? पंजी प्रथा के बारे में आप लोग आगे बतलाऊंगा। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेज को किस वर्ष पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता मिली? देखिए, सफलता मिली तो राइट आंसर होगा आपको सी 1951 में। 1951 में सफलता मिली, वास्तविक सफलता मिली। लेकिन उससे पहले उसने 1920 में भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, 1920 में भी। लेकिन वास्तविक सफलता 1951 में मिलती है। कब? वास्तविक सफलता 1951 में मिलती है, ठीक है। और उससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस पर क्वेश्चन एक, और इस पर प्रत्येक अल्टरनेट वे में बीपीएससी पीटी में से क्वेश्चन आता है। डच ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1932 में किया था। किसने किया था? डच किया था। कहाँ? पटना कॉलेज के कैंपस में। तो पटना कॉलेज का बिल्डिंग देखते हैं, वही है। और पटना वही हॉलैंड कहलाता है। और उसकी बिल्डिंग किस शैली में? तो हॉलैंड शैली में। बिहार स्पेशल से पूछा जाता है कि हॉलैंड शैली में कौन सी बिल्डिंग है, गोथिक शैली में कौन सी बिल्डिंग है? तो गोथिक शैली में जो है पटना चर्च है, और हॉलैंड शैली में पटना यूनिवर्सिटी का, पटना कॉलेज का बिल्डिंग है। आगे क्वेश्चन 24 नंबर, प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? बिहार का उपनवाब बनाया गया मीरन को। किसे? मीरन को। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात मीरन को बनाया गया, तो उपनवाब बनाया गया। तो इसके साथ साथ सिताब राय, ठीक है, सिताब राय, इसके साथ साथ सिताब राय और राजा धीरज को बनाया गया था प्रशासनिक मंडल का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। चलिए, जब प्लासी के युद्ध की बात हो रही है तो कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा इस पर, बस इतना ही। देखते हैं 25 नंबर, 1857 की क्रांति के समय 3 जुलाई को पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर होगा पीर अली। ये कुछ क्वेश्चन आपको, 1-2 क्वेश्चन आपको पिछले टेस्ट से आपको रिपीट मिलेगा, मॉडल टेस्ट से, वो होता ही है, ठीक है। नियम भी है टेस्ट, मॉडल सेट का टेस्ट का। विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली। ये आपको कौन थे? पुस्तक विक्रेता था पटना सिटी में। और हफीम के एक एजेंट था लायल, उसकी उसने हत्या कर दी। उसके बाद इन्हें फांसी दी गई। पटना के कमिश्नर टेलर के आदेश पर इन्हें पटना के छज्जूबाग थाने में फांसी दी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीर अली को फांसी कहाँ दिया गया? तो कहाँ दिया गया? छज्जूबाग थाने में। कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में चला रहे थे, ठीक है। कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह ने छापामार युद्ध जारी रखा, ठीक है। अब छापामार युद्ध जारी रखा इन्होंने, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी में। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। 9 जून 1900 को जेल से मुंडा, इसको करेंगे 1990 नहीं, इसको 1900 करेंगे, ठीक है। जिसको मैं टाइपिंग एरर में ठीक मैं करवा दूंगा, ठीक है। 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। कारण पूछा जा रहा है, ये कारण पूछा जा रहा है किस कारण से? वो प्लेग से, पुलिस लाठी की चाल से, हैजा से, भूख हड़ताल से, हैजा से हो गया। किससे? हैजा से। देखिए, बीपीएससी कुछ 10-15 क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तब अटपटा लगेगा, ठीक है। जैसे पूछा था बीपीएससी में, 63 बीपीएससी में पूछा गया था कि बिरसा मुंडा को किस तरह अरेस्ट किया था, गिरफ्तारी हुई थी? सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोए अवस्था में, ठीक है। आगे जा करके तो इनकी मृत्यु कैसे हुआ आती है? तो हैजा से। कहाँ? तो रांची जेल में। रांची जेल में। किस जेल में? तो रांची जेल में आती है, ठीक है, रांची जेल में, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर, जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब मोदी साहब ने इनकी जयंती को घोषित कर दिया है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, किस स्थान से नव प्रस्तर एवं ताम्र प्रस्तर दोनों का अवशेष मिले? देखिए, ध्यान देंगे, नव प्रस्तर और ताम्र प्रस्तर दोनों का अवशेष मिले हैं। वो कौन सी जगह है? राइट आंसर होगा आपका वैशाली और सारण। वैशाली और सारण से नव और ताम्र दोनों मिले हैं। सिर्फ ताम्र कहाँ मिला है? तो ताम्र मिला है गया। लिख देता हूँ, ताम्र मिला है गया। पटना में भी मिला है ताम्र, ठीक है। ताम्र और नव दोनों मिला है कहाँ? तो हो जाएगा पटना और सारण। ध्यान से सुनेंगे। आगे है
क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? राइट आंसर को सचिंद्र सन्याल ने किया। किसने? सचिंद्र सन्याल ने किया। रेवती नागामी ने भी किया एक संगठन की स्थापना, ठीक है, रेवती नागामी ने भी किया, इसमें भागलपुर में किया। किसने? रेवती नागामी ने किया भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में किया। किस संगठन की? तो ये भी किया था अनुशीलन समिति की स्थापना, लेकिन किसकी शाखा? तो ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। यदुनंदन सरकार जो है ये बक्सर में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, क्रांतिकारी संचालन किया था, ठीक है, बक्सर में, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त जो है ये भवानी मंदिर एक संगठन बनाया था पटना में, भूपेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां करारानी था। यही जो है ना मुगल शासक को नजराना देना बंद कर दिया। इस मुगल शासक कौन था? अकबर था। तो इसके पिता ने देता रहा, इसका पिता जो शासक था तो देता रहा, जब ई बना तो देना बंद कर दिया, ठीक है। इससे गुस्साए मुगल ने इस पर आक्रमण कर दिया। खुद अकबर ने संचालन किया था इसके विरुद्ध, ठीक है। 1574 में, कब? 1574 में। 1576 में पटना को जीत लिया, भाग गया। 1580 में बिहार को मुगल प्रांत का में शामिल कर लिया। कुछ तो पूछा जाता है बिहार को मुगल प्रांत में कब शामिल किया गया? तो 1580 में। तो अब आगे है 30 नंबर है 4 आर्य सत्य। ध्यान देंगे 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किसने किया? तो उसने किया, किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने किया। किसने? गौतम बुद्ध ने। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का उपाय। यही 4 आर्य सत्य है। क्या है? ध्यान सुनिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का उपाय है। यही 4 आर्य सत्य है। 31 नंबर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पे हुआ? तो पटना में हुआ। आप गांधी सेतु जो है, अब उससे आगे बढ़ते हैं पटना सिटी की तरफ, तो वहाँ उनका जन्म हुआ पटना सिटी में, ठीक है। कब हुआ इनका जन्म? इनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1666 में, 1666 में, ठीक। इनके पिता कहाँ? इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। अब मुखर्जी नगर से बत्रा से ऑटो पकड़ के मेट्रो पकड़ने जाते हैं, गुरु तेग बहादुर नगर ही है। पहले उसका नाम था किंग्सपे कैंप, अब नाम बदल के कर दिया गया इनके पिताजी के नाम पर गुरु तेग बहादुर नगर। इन्हीं के पिता को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, ठीक है। ये जाते रहते असम एक सैन्य संचालन को सहायता देने जाते रहते। उसी क्रम में इनकी माँ थी गुजरी देवी, ठीक है। गुजरी देवी प्रेग्नेंट थी तो अपने भाई के साथ उन्हें छोड़ दिया जाता है, साथ में सुरक्षा में रख दिया जाता है पटना में। वहीं उनका जन्म होता है और आगे 4.5 वर्षों तक पटना में रहते हैं। ये गुरु गोविंद साहब आगे 4.5 वर्षों तक पटना में रहते हैं, फिर उन पिता के आदेश पर वो चले आते हैं, ठीक है। आनंदपुर साहब चले आते हैं। कहाँ? आनंदपुर साहब चले आते हैं। इनकी हत्या होती है आपको नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब है महाराष्ट्र के नांदेड़ में। इनको धोखे से इनकी मृत्यु कर दी जाती है। दो पठान पर अटैक करता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। वो दोनों पठान को भी इन्होंने हत्या कर देते हैं, वो भी नहीं बच पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये घटना होती है कब? तो 1707 में घटना होती है, 1708 में ये घटना है, 1708 की, जब इनकी हत्या की जाती है नांदेड़ साहिब में। 32 में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चोल साम्राज्य नगरम क्या था? नगरम क्या था? व्यापारियों का संघ था। क्या था? व्यापारियों का संघ था। नगरम व्यापारियों का संघ होता था, ठीक है। उसको गिल्ड भी बोलते। क्या बोलते हैं? आपको IS प्री के 2020 के एग्जाम में पूछा गया, 2020 के PT में एक क्वेश्चन पूछा गया, गिल्ड क्या होता है, ठीक है। यही है, व्यापारियों का संघ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 33 नंबर को ध्यान से देखेंगे। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य। अद्वैत मतलब क्या है? द्वैत और अद्वैत दो नहीं एक। इनका कहना था, इनका फिलोसफी था ब्रह्म और जीव, ईश्वर और ब्रह्म और जीव जो है तत्वतः और मूलतः एक है। तत्वतः और मूलतः एक है। इन्होंने कहना था शंकराचार्य का। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग बताया था इन्होंने, भक्ति मार्ग। 4 पीठों का स्थापना यही शंकराचार्य ने किया था। आगे इनके दर्शन को काटते हैं, है ना, रामानुजाचार्य। इन्हीं पर जो है अब वो हैदराबाद में मूर्ति स्थापित हुआ है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मतलब समानता की बात करते हैं। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मोदी साहब ने उस मूर्ति का अनावरण किया, ठीक है। उस पर BPSC IS प्री में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि इनका दर्शन पूछ दिया। मैंने कहा था कि IS प्री में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया, इनका दर्शन पूछा जाएगा। वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैत का। विशिष्टाद्वैत क्या? इनके दर्शन को इन्होंने काटा था। रामानुजाचार्य ने कहा था कि
जीव और ब्रह्म तत्वतः और मूलतः जब एक होता है तो किसकी भक्ति किसके लिए, अर्थात अपनी भक्ति अपने लिए, हम अपनी पूजा जो हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति कर हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने ये अलग कहा था कि दोनों की सत्ता अलग अलग होती है, ठीक है, दोनों की सत्ता अलग अलग होती है, इन्होंने काटा था। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। 34 नंबर, निम्न में से किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं दी। इससे ध्यान से देंगे, इस तरह क्वेश्चन में आप फंसते हैं, ठीक है, किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है, तो आपको लगेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा किसी का निर्माण में योगदान नहीं है, तो आप गलत होंगे। सिर्फ इसका जो है इब्राहिम लोदी होगा, इसका नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक मंजिल का निर्माण करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक मंजिल का निर्माण करता है, एक मंजिल। आगे जाकर के इल्तुतमिश जो क्या करता है, इस पर 3 मंजिल और जोड़ देता है, तो हो जाता है आपका 3 मंजिल और जोड़ देता है तो 4 मंजिल हुआ आता है। आगे होता है कि तूफान से जो है तो 2 मंजिल टूट जाता है, क्या 2 मंजिल टूट जाता है, ठीक है, 2 नहीं एक ही मंजिल इसमें टूटता है, कौन सा, एक मंजिल इसमें टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, 2 मंजिल एक्स्ट्रा बना देता है, एक मंजिल जो टूटा हुआ तो उसे तो बनाता है, ये 2 मंजिल एक्स्ट्रा बना देता है, तो वह 4 2 6 मंजिल का हो जाता है। राइट आंसर होगा, इसका कोई योगदान नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि कर किसानों से कितना लिया जाता था, तो भूमि कर लिया जाता था आपको आधा लिया जाता, कितना लिया जाता था, आधा लिया जाता था, 50% लिया जाता था, भूमि कर बहुत ज़्यादा था, उसमें 50% लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर पर, जिनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका पूजा स्थल नहीं है, वहाँ मिला है। नगर नियोजन तो उसका मुख्य व्यवस्था है, पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य व्यवस्था है, पक्की नालियाँ मुख्य व्यवस्था। देखिए शिवलिंग मिला है, ठीक है, लेकिन पूजा स्थल मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पूजा देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लेकिन वहाँ पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला अभी तक। खुदाई चलिए रहा, हो सकता है मिल भी जाए। ऋग्वेद किस मंडल में वर्णों की उत्पत्ति दिया गया, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों की उत्पत्ति, तो 10वें मंडल, किस मंडल में, 10वें मंडल में। 38 नंबर, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेनसांग जो है आपको हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था ह्वेनसांग। तो कब आया था, तो 629 ईस्वी में आया था, 629 में आया था, ठीक है। इसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी, इसका नाम था CU की, क्या नाम था, CU की, ठीक है। चंद्रगुप्त के समय फाहियान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। 39 नंबर, राज तरंगिणी की रचना किस शासन के काल में हुई थी, राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा जय सिंह के शासन काल में हुई, किसने, जय सिंह, ठीक है। तो इसकी रचना किसने किया था, कल्हण ने किया था, किसने किया था, कल्हण ने किया था, ठीक है। कश्मीर के इतिहास की चर्चा है इस पर। आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है आपको भगवती सूत्र में भी मिलता है और अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो जैन से संबंधित है, ठीक है। भगवती अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, ताप बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर विसरण, पहले विसरण तेज हुआ था। विसरण क्या है, 2 वस्तुओं का कण स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे किसी आप रूम में, आप किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में उसका स्मेल आ जाता है, वही कहलाता है, विसरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आगे है 42 नंबर, कि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। केल्विन को कैसे लिखते हैं, के से लिखते हैं। इसे हम इस तरह से 0 नहीं लिख सकते हैं, इसे ऐसे नहीं लिखे तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक एक्सेप्शन है, जब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिंग सभी में हम डिग्री लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखा जाता है। और इसका क्या है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ जो है ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 44 नंबर, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, राइट आंसर होगा C, है ना, 6.022 × 10⁻23। किनाल रेख की खोज किसने की थी, तो किनाल रेख की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, किसने, गोल्डस्टीन ने। कौन सा चार्ज होता है इस पर, तो वो इस पर होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, चैडविक किया था न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक किया था, ठीक है। डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की इसमें कोई संख्या नहीं होती, 0 संख्या होती है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है।
परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, और लेकिन इसका जो दो समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम दोनों में होता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, उस में होता है लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपको डेयरी उद्योग में तो किया जाता है, रक्त बनाने में किया जाता है, कपड़ा धोने में किया जाता है। यहाँ ये नहीं वैसे ठीक करेंगे आप, ठीक है, यहाँ ठीक है ये नहीं होगा, ठीक है, किस में होता है ये होना चाहिए, ठीक है। तो डेयरी में उद्योग में होता है, और कपड़ा रक्त जांचने में होता है, और आपको यूरिन टेस्ट में भी होता है, कपड़ा धोने के मशीन में होता है। तो राइट आंसर का उपयोग सभी होगा, ठीक है, ये ठीक कर लेंगे, मैं टाइपिंग ठीक करवा दूंगा। अब आते हैं 48 नंबर पर। निम्न में से कौन धातु नहीं है, सॉरी अधातु नहीं है, कौन सा नॉन मेटल नहीं है? राइट आंसर होगा आपका कि यहाँ ठीक करेंगे, इसको करेंगे उपधातु। कौन सा उपधातु? टाइपिंग रहे यहाँ भी, कौन सा उपधातु नहीं है? तो ब्रोमीन जो होगा उपधातु नहीं है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, और लिक्विड। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, कौन सा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म है, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो यही ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और कौन सा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है? जो है पारा, ठीक है। और उपधातु जो है, सिलिकॉन भी उपधातु है, बोरॉन भी उपधातु है, और जर्मेनियम भी उपधातु है, ठीक है। अब आगे आते हैं 49 नंबर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के केंद्र की त्रिज्या पूछ लिया जाएगा तो ये होगा 10⁻−15 मीटर होगा। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ठीक है, वाष्पीकरण की दर को कम करता है। देखिए, सतही क्षेत्र बढ़ना वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। जैसे आप गिलास को, कटोरा में पानी रखा हुआ है तो वाष्पीकरण जितना होगा, अगर आप उसी पानी को उसी वॉल्यूम को आप थाली में आप रख देंगे और तो जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ गया। आर्द्रता में वृद्धि, ठीक है, वायु गति के तेज होना, तो इससे भी आपको वाष्पीकरण की दर बढ़ता ही है, तापमान बढ़ने से होता है। राइट आंसर होगा ए। देखिए, आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। तो पहले से ही आर्द्रता ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, और वो आर्द्रता लेना नहीं चाहेगा वातावरण, जिससे कि आप पहले से खाए हुए हैं, ठीक है, आपको आधा पेट भरा हुआ है, आधा से भी ज़्यादा भरा हुआ है, तो आपको खाने में रुचि कम रहेगी, खाने का स्पीड आप कम रहेगा। आप 2 दिन के भूखे हैं तो खाने में स्पीड आप बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आप खाने का दर बहुत ज़्यादा रहेगा। उस तरह पहले से ही वातावरण में जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है, ज़्यादा विद्यमान है, तो वहाँ वाष्पीकरण की दर कम होगी। जिससे कैसे, अभी का जो सीज़न चल रहा है, अभी कपड़ा देर से सूखता है, अभी वातावरण में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो अभी क्या होता है, कपड़े देर से सूखते हैं, मतलब कि वाष्पीकरण की दर अभी कम है, ठीक है, इस तरह समझा करें। अब 51 नंबर बात, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वाधर पतन को दर्शाता है, सब्लिमेशन को दर्शाता है? राइट आंसर कपूर भी, अमोनियम क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड भी, और ये नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड, और एक और होता है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो देखे हैं ऊपर, वो भी होता है, वो भी आपको सब्लिमेशन को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करता है कि बीच का जो स्टेज होता है उसको मिस कर जाता है, उसको बाईपास कर जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आता है, गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है, बीच में लिक्विड स्टेट बाईपास कर जाता है, उसी को ऊर्ध्वाधर पतन करते हैं। वायु का विलायक किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। किसको? सॉल्वेंट कहा जाता है इंग्लिश में इसको, क्योंकि 78% वायु में क्या है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। कोई भी बिलियन में जो होता है, बिलियन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है वो विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अलावा सब जो है विलय, नाइट्रोजन विलायक का काम करता है। 53 नंबर, मोबाइल फ़ोन की बैटरी मुक्त किस धातु के प्रयोग किया था? राइट आंसर होगा लिथियम आयन के। लिथियम का प्रयोग किया था। इसका परमाणु, इसको डिनोट करते हैं L1 से, इसका परमाणु संख्या होता है 3, ठीक है, 3 है, ठीक है। और ये P ब्लॉक में, किस ब्लॉक में है? P ब्लॉक में, क्योंकि इस पर चर्चा कुछ भी पूछा सकता है, क्योंकि लिथियम आयन बहुत चर्चा में है, क्योंकि भारत में इसका बहुत सारा खान मिला है, वैष्णो देवी में, कर्नाटका में भी मिला है, तो उसको चर्चा में आप पूछा जा सकता है, पर्चा में कहा था, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, केमिस्ट्री से पूछ दे या करंट अफेयर से पूछ दे आपसे। अब आते हैं 54 नंबर की चिकित्सा क्षेत्र में पट्टियों को बांधने में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन होगा। 55 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषक के रूप में किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर होगा आपको ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट क्या कहता है, ये न्यूट्रॉन का अवशोषक के रूप में इसको कहते हैं कंट्रोलर, ठीक है, के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 56 नंबर, निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है? राइट आंसर होगा आपको ब्रोमीन। आपको आगे मैंने आपको बतलाया है ब्रोमीन अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है किस में? तो अंतरिक्ष यान में भी किया जाता है, खेल कूद के सामग्री के रूप में भी किया जाता है। राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों होगा। 58 नंबर, लाफिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ गया? यहाँ है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हास्य गैस कहते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। एनेस्थीसिया में भी इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर लोग करता है बेहोशी के हाथ में लाने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले। 59 नंबर, कि निम्न में से कौन सा शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC हमारी रक्षा करता है। 60 नंबर, प्लाज्मा में जल के प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 85% होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 62 नंबर है, ऑक्टेन की संख्या से किसका गुणवत्ता मापा जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापा जाता है। 63 नंबर है कि CNG गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90% होती है, ठीक है। मीथेन कहाँ से निकलता है? मीथेन गोबर से निकलता है, धान के खेत से निकलता है, पुआल से निकलता है, पशु जो जुगालू करता है खाने के बाद वहाँ से निकलता है। चलिए, कोल्ड ब्लड जानवर है, कोल्ड ब्लड कौन कौन जानवर, किस जानवर का खून जो ठंडा होता है? तो मेंढक का भी होता है, सर्प का भी होता है, गिरगिट का भी होता है, मतलब ये उपयुक्त सभी होगा। अब कहता है सांड के वीर को, सांड के कृत्रिम वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु कहाँ रखा जाता है? तो आपको रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये ऑप्शन होगा। 66 नंबर, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है आपको ये समताप मंडल में, ये दूसरा मंडल है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, समताप मंडल में। और वातावरण की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। सारी घटनाएं जो बादल बनना, आंधी तूफान सब इसी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल से ही जो है रेडियो लौट के आता है, टीवी रेडियो सब चलाने के लिए उपयोग होता है। वायुमंडल उससे सबसे ऊपर होता है वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है आपको नर्मदा भी और ताप्ती भी, दोनों क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। कहाँ से क्या निर्माण करती है? एस्चुरी से, ठीक है। अच्छा, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये ताप्ती सतपुरा से निकलती है। कहाँ? सतपुरा से निकलती है। और आगे है 59 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। ये गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, ठीक है, गैसीय अवस्था में। इसको वायु ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और बृहस्पति और उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा बृहस्पति में था, लेकिन अब नया डेटा है इसमें शनि का हो गया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है 69 नंबर, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो राइट आंसर होगा चीन में है। 70 नंबर, रबर उत्पादन में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर का तो होगा केरल। वैश्विक स्तर देश का नाम पूछ दिया तो हो जाएगा थाईलैंड। 71 नंबर, जब ऑक्सीजन मांग BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके मानक मापदंड है? राइट आंसर होगा आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण मापने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा मापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो प्रदूषण ज़्यादा है। काली मिट्टी के संदर्भ में असत्य का जब जगह असत्य उसको अंडरलाइन करते हैं। यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होता है। सही में बेसाल्टिक चट्टान किससे निर्मित होता है? लावा से निर्मित होता है, मैग्मा से निर्मित होता है। इसमें आयरन एल्युमिनियम की मात्रा बहुलता होती है, चूना का बहुलता। राइट आंसर सही है, ठीक है। काली मिट्टी के असत्य कथन, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होता है। सही है। बेसाल्टिक चट्टान किससे निर्मित होता है? तो लावा से, मैग्मा से निर्मित होता है। इसमें आयरन पाया जाता है। सही है। इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूना की बहुलता होती है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें मुक्त महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। सही है। डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। काली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नहीं, ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। किस खेती के लिए? कपास। इसी को रेगुर मिट्टी कहा था। इसे ही सोता जुताई वाला मृदा कहा था। क्यों? क्योंकि ये जब सूख जाता है, इसकी खेत जब सूख जाता है, वो देखेंगे तो दरारें फट जाती है। सोता जुताई वाली मुद्दा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें नमी जो है काफ़ी दिनों तक बना रहता है, ठीक है। आगे आते हैं 73 नंबर, इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? नहीं है। ऑनलाइन करते हैं नहीं को। देखिए, घास स्थल दो तरह से आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछे जाएंगे आप उष्णकटिबंधीय, दूसरा पूछे जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय। दो तरह के घास स्थल को विश्व में दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। शीत में तो घास होगा ही नहीं, कुछ नहीं हो, सिर्फ बर्फ ही है, ठीक है।
तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपको पैम्पास। पैम्पास जो ने कहा है तो अर्जेंटीना में है। कौन सा है? अर्जेंटीना में। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो कहा शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना, देखिए एक याद कर ले आप, सकला। कौन सा? सकला। तो आगे आपको सब याद रहेगा, सकला, ठीक है। सवाना, कंपोस्ट लानोस, ये क्या है? तो उष्णकटिबंधीय है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। इतना याद कर लेंगे, सेट कर लेंगे, सकला, सकला, ठीक है, सकला, ठीक है, सकला। तो आगे आपको याद, देखिए सवाना, पूर्वी अफ्रीका, कैसे कंपोस्ट लॉस लानोस, तो उष्णकटिबंधीय। इसके अलावा जो भी मिलेगा आपको तो हो जाएगा वो शीतोष्णकटिबंधीय। आगे आते हैं 74 नंबर। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। कहाँ गया? 74 का। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ये क्या है? किसी ग्रह से ही टूट के अलग होता है। ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है। क्षुद्र ग्रह कोई नया चीज़ नहीं है, ग्रह से ही टूट के अलग होता है, ठीक है। आगे आते 75 नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप बीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं पिछले 2 बीपीसीपीटी से। असत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। जेट धाराओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यह उत्तरी अक्षांश में 27 से 30 डिग्री के बीच होता है, सही है। यह क्षोभ मंडल में स्थित एक संकरी पट्टी है, भी सही है, सही है। यह भारत में ग्रीष्म ऋतु में पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होता है, ये सही है। लेकिन क्या है? उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, क्या है? इसे उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं भी कहा जाता है, भी सही है। तो गलत क्या? सब सही बोले तो असत्य कौन होगा? ये होगा। ये क्या है? इसमें क्या है स्टेटमेंट? भारत में ग्रीष्म ऋतु में पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में नहीं, वो ग्रीष्म ऋतु के छोड़ करके शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा यही। 75 का राइट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन पहले देखते हैं। बिहार में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, राइट आंसर होगा महानंदा। कौन सी है? ये महानंदा है, ठीक है, महानंदा। महानंदा का उद्गम कहाँ है बिहार संबंधी? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी में महानंदा का क्या उद्गम है, ठीक है, महानंदा का। पूर्णिया और कटिहार से बहते हुए गंगा में मिल जाती है, 360 किलोमीटर लंबी है। और आगे आते हैं 77। सोमेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड कहाँ है? तो रामेश्वर कुंड कहाँ? आपको मुंगेर में है, ठीक है। यहाँ आपको ऋषि कुंड मिलेगा, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड मिलेगा, जिसमें सबसे गर्म जो है लक्ष्मण कुंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? 78 का राइट आंसर होगा आपका बी, पूर्णिया और सहरसा में खादर, ठीक है, नवीन। और वो आपको है 79 कांवर होगा, कुंवर नहीं होगा, कांवर होगा। कांवरताल झील या कांवरताल झील किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ये बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय। बिहार में सिंगल जो है रामसर साइट है, वो कांवरताल झील है। किस नदी के किनारे है? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। किस प्रकार का झील? तो ये गोखुर झील है, एक गोखुर झील का प्रकार है। और सटीक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? तो यही कांवरताल झील है। 80 नंबर। बिहार में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित किया? तो 1904 मंढौरा सारण में स्थापित किया गया। 81 नंबर। संगठित क्षेत्र में स्थापित ठाकुर पेपर मिल किस जिले में? तो समस्तीपुर में है। 82 नंबर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस सिफारिश पे किया गया था? राइट आंसर होगा हिंटल यंग आयोग की सिफारिश पे किया गया था। चलिए, मुद्रास्फीति बढ़ने के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ऋणियों को लाभ पहुंचाता है, सही है। बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाता है, ये गलत है। सत्य कथन ये गलत होगा। बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाता है, राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। 84 नंबर है। हॉलमार्क किसी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषणों को। 1 जुलाई से जो लागू हो गया हॉलमार्क, ठीक है। निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्षों के लिए। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, 15वां। एनके सिंह उसके अध्यक्ष है। कितनी सिफारिश किया गया राज्यों को देने के लिए? तो 41%। 42% था पहले, 1% कम करके किसको दिया गया है? विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को, ठीक है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है, आर्टिकल 280 में। आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट को बढ़ा देने से कौन सा परिणाम होता है? तो रेपो रेट को बढ़ा देने से, ठीक है, बाजार में तरलता में कमी आती है, ये सही है। महंगाई में कमी आती है, ये सही है। बैंकों के साख सीजन के बढ़ जाता है, ये गलत। राइट आंसर होगा आपका डी, ए और बी होगा, ठीक है। रेपो रेट क्या है? जिस मतलब कि अल्पकालिक रूप से लिया जाता है आरबीआई से, बैंक द्वारा अल्पकालिक से जिस दर पर ऋण लिया जाता है उसे कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है।
अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया बैंक के द्वारा, बैंक बढ़ा दिया गया तो क्या होता है, तरलता में कमी आ जाएगी। तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या है, मार्केट में करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, करेंसी का फ्लो कम होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। आपके पास पैसे कमी होते हैं तो क्या होता है, आप डिमांड कम करते हैं। महीना के लास्ट में 22-23 तारीख के बाद आपका डिमांड कम होने लगता है मार्केट में, आप डिमांड कम करने लगते हैं मार्केट में। आप प्रत्येक महीना के फर्स्ट वीक में आप मार्केट में जाकर डिमांड अधिक करते हैं, पैसा आपको ज़्यादा होता है, तो पास तरलता अधिक होती है। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, आगे तरलता क्या है और अच्छी तरह से बतलाऊँगा। 87 नंबर है, संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा आपको चेन्नई में है। ये संकटग्रस्त राइट आंसर चेन्नई में है। ठीक है, 88 नंबर, निम्न से कौन सा आर्थिक समीक्षा तैयार और प्रकाशित करता है? राइट आंसर होगा आपको वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन न कि वाणिज्य मंत्रालय या नीति आयोग या RBI, तो वित्त मंत्रालय करता है। 89 नंबर है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? तो है ब्याज अदायगी का है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल वन एवं वन भी पूछा जा रहा है, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर होगा आपको इसको कट करेंगे 24-62 होगा। कौन सा? 24-62% होगा। ठीक है, ये टाइपिंग गिरा है 24-62। ठीक है, आपको क्या है कि कितना है तो 21.71% क्या है, ये वनावरण है, और 2.91% जो है ये वृक्षावरण। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24-62 हो जाएगा। विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर 91 का राइट आंसर होगा चीन है। कौन है? चीन है। और सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? सबसे ज़्यादा भंडार जो है USA में है। भारत के संदर्भ में देखें तो कोयला जो है, कोयला उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है आपका झारखंड से होता है। और भंडार कहाँ है सबसे अधिक? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भंडार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। आगे देखते हैं। 92 नंबर, राजकोषीय घाटा में से कौन सा मद घटाने से प्राथमिक घाटा बनता है? राइट आंसर होगा 92 का C, ब्याज भुगतान। 93 नंबर की राष्ट्रीय पथ NH की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राइट आंसर होगा आपका पटना जिले में है। सबसे कम कहाँ? शिवहर में। सबसे कम शिवहर में, सबसे कम। 94 नंबर की बजट 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक राशि दी गई है किसको? तो शिक्षा विभाग को दी गई है। किसको? शिक्षा विभाग को। 95 नंबर है, देश की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 95 का राइट आंसर होगा C, 8.6%। लोक लेखा समिति में होते हैं सदस्य 15 सदस्य, राज्यसभा 7 सदस्य होता है इसमें, इस सभा से। तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा A, 15 सदस्य जो है राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से। ये गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा C, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है, कैग जो है अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को ही देता है, और फिर अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है? संसद में, लोक लेखा समिति। अब आगे बढ़ते हैं। 97, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर रहा कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद का हिस्सा उपराष्ट्रपति नहीं, भारतीय संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद का हिस्सा कौन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होते हैं। 99 नंबर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का हल करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी है, वर्तमान में RJD से है। 101 नंबर का है, 101 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है किस सूची का है? तो राज सूची का विषय है। किस सूची? राज सूची का। 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है इंग्लिश में। राइट आंसर होगा अमेरिका से। 103 का है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में? तो 10 अनुसूची में, अनुसूची 10 में है।
104 नंबर है विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 105 नंबर है चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है, चुनाव करवाना, सही है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह होगा, चिन्ह प्रदान करना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, उपयुक्त सभी। ठीक है, अभी क्या है, क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा मिला है, कुछ को बाहर किया गया है, तो अभी चर्चा में है निर्वाचन आयोग। अब आगे 106 नंबर राष्ट्रीय परिषद क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं। 107 नंबर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत कौन नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रोत्साहन का गांधीवादी सिद्धांत है, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, सहकारी समितियों का गठन का सुरक्षित, ये भी है। लेकिन काम पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार ये गांधीवादी नहीं है। देखिए संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है गांधीवादी समाजवादी, ये खुद से ऐसा समझा गया कि गांधीवादी है। 108 नंबर धन विधेयक पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद 110 नंबर बचेगा अंतिम क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, कौन सा नहीं है, राइट आंसर होगा। देखिए इसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही है। इसके उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं उसी समय लोकसभा में, सही है। लिखित उत्तर दिए जाने पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें होगा उपयुक्त से कोई नहीं, मतलब सब इसमें सत्य है। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, राइट आंसर होगा महान्यायवादी। कौन, महान्यायवादी होते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं, उसका नाम है महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल किस में, तो आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में इसके लिए प्रावधान किया गया, आर्टिकल 76 में। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अच्छे वीडियो का। 40 से 600 क्वेश्चन का PDF डाल दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। पटना में है, दिल्ली में है, तो वहाँ से आप अवेलेबल है, आप प्राप्त कर सकते हैं मुखर्जी नगर नेहरू बिहार से। ठीक है, और 165 क्वेश्चन का फिर से PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, जिसमें बिहार स्पेशल का करेंट GK का करेंट रहेगा, बजट सर्वे का क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।